पिछले पार्ट के अंदर अपन जीन पियाजे को लेकर डिस्कस कर रहे थे और जीन पियाजे के लिए अगला क्रम में अपन देखेंगे कि जीन पियाजे की जो अवस्थाएं थी, जीन पियाजे की जिन्हें विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4। विकास की 4 अवस्थाएं बताई और जिनमें से अपन एक अवस्था को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अपन पहली अवस्था जिसको अपन बोलते थे संवेदी पेशी अवस्था, इसको अपन पहले ही डिस्कस। अब अपन जो डिस्कस करने वाले हैं दूसरे नंबर पे वो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले इसकी एज 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष तक ये उनकी अवस्था चलती है। इस अवस्था के अंदर आप देखेंगे कि बालक को अपन 2 तरह से डिवाइड कर देंगे, जैसे 2 से 4 वर्ष, 2 से और एक पढ़ेंगे अपन 4 से। 2 से 4 वर्ष के अंदर क्या होता है कि बालक के अंदर एक अवस्था होती है, इसको 2 अवस्थाओं के अंदर बांटा गया, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था और एक अपन की होती है अंतर्दर्शी अवस्था। अब अंतर क्या है दोनों में समझ। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था की अपन बात करें तो इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर सूचकता विकसित होने लग जाती है। क्या शब्द है? सूचक। यानी कोई भी वस्तु को जब बालक देखने लगता है तो उसके बारे में उसके माइंड में क्या आने लगती है? सूचना, इंफॉर्मेशन आने लग जाती। और इसी शब्द को धीरे धीरे अपन ने बात की थी, स्कीमा भी बोला था। क्या बोला था? यानी कि छवि क्या बनने लग जाती है किसी वस्तु के बारे में। आप कोई वस्तु का नाम लोगे, उसके माइंड में कुछ ना कुछ क्या बनेगा? इमेज, छवि बनने लगेगी। जैसे आपने उसके सामने बोला माँ, क्या बोला? तो उसकी जो माँ की तस्वीर है उसके दिमाग में आने लग जाएगी। आप कोई भी वर्ड जो आपके सामने बोलोगे उसका क्या लग जाएगा? उसके अंदर छवि विकसित होने लग जाएगी, सूचकता बनने लग जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सूचकता विकसित होती है किस अवस्था के अंदर? सूचकता विकसित, तो आपका हो जाएगा प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। अगर प्राक संप्रत्यात्मक नहीं है तो फिर कौन सा हो जाएगा? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट शब्द है इसके अंदर जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर वो ये है कि बालक के अंदर 2 चिंतन होने लग जाते हैं। एक है सजीव चिंतन और एक है स्वयं केंद्र। क्या है? स्वयं, और इसी का नाम है अहम केंद्र। ये भी इन्हीं 2 अवस्थाओं के अंदर चलते हैं। सजीव चिंतन का मतलब क्या है? इस अवस्था के अंदर बालक क्या करता है? प्रत्येक निर्जीव वस्तु, कैसी वस्तु? लेकिन निर्जीव वस्तु क्या करनी चाहिए? गति। कोई भी निर्जीव वस्तु क्या कर रही है? गति। तो वो उसको क्या समझ लेता है? सजीव। क्या समझ लेता है? जैसे मान लो कोई कार चल रही है, चलती हुई, तो कार क्या कर रही है? गति। क्या कर रही है? तो बालक क्या समझेगा कि कार तो कैसी चीज होती है? सजीव होती है। क्या होती है? चलता हुआ पंखा, चलता हुआ पंखा, ठीक है। तो पंखा क्या होता है? जैसे घूम रहा है, तो बालक क्या समझेगा कि ये भी कोई चीज कैसी है? सजीव चीज है। तो बालक इन सब निर्जीव चीजों को जो कैसी करती है? गति करती है, हिलती डुलती, हिलती डुलती या निर्जीव वस्तु जो गति कर रही है उन सबको क्या समझ लेता है? सजीव समझता है। इसके अलावा एक स्वयं केंद्रन। स्वयं केंद्रन का मतलब क्या है कि बालक किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग समझता है। किसके अकॉर्डिंग? बालक को अपने अनुसार, अपने अनुसार समझना। किसको समझना? अपने अनुसार समझना। किसको? किसी भी वस्तु को या घटना। किसके अकॉर्डिंग देखना? अपने अकॉर्डिंग। एक्चुअलिटी में क्या सही है क्या गलत है उससे कोई मतलब नहीं है। बालक तो अपने अकॉर्डिंग क्या समझता है? सही। तो मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया होगा कि आग क्या है? आग अपन के हिसाब से तो बहुत ही खतरनाक वस्तु है, लेकिन बालक के लिए तो वो क्या है? एक खिलौना। और बालक क्या करता है? उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि बालक यहाँ पे क्या देख रहा है? उसको अपने अकॉर्डिंग देख रहा है। एक्चुअलिटी में वो वस्तु कैसी है उससे कोई मतलब, बालक को तो अपने अनुसार समझना है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कौन सा? सजीव चिंतन और स्वयं केंद्र। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अंतर्दर्शी अवस्था। अंतर्दर्शी अवस्था के अंदर क्या होता है कि बालक अपना तर्क करना स्टार्ट कर देता, तर्क और चिंतन क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है? यानी अब बालक के दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें
सोचना स्टार्ट कर देता है। कब? जब 4 से 7 साल के अंदर बालक के अंदर कोई ना कोई चीज के लॉजिक को ढूंढने की कोशिश। लेकिन इस लॉजिक के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ क्या पूछता है आपसे? क्वेश्चन क्या क्या पूछता है? बालक आपसे बस एक ही चीज पूछेगा, ये पापा ये क्या है, ये चीज क्या है, फलानी चीज क्या है। यानी बालक हमेशा चीज के बारे में जानने को इच्छुक है। यहाँ पे जिज्ञासा बनेगी। क्या बनेगी? और बालक आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या पूछेगा? कोई भी चीज को देख के बोलेगा कि ये क्या है। तो इस बार बालक अपने क्या करना लगा देता है? दिमाग लगाना स्टार्ट कर देता है ऐसी अवस्था के अंदर। ठीक है, तो आपको ये समझना है। इस अवस्था के अंदर बालक कारण नहीं पूछता है, लॉजिक अपन से पूछेगा नहीं। तो लॉजिक नहीं पूछता, इसलिए इस अवस्था को बोलते हैं अतार्किक चिंतन। कौन सा? अतार्किक। सिर्फ वस्तु का नाम जानना चाहता है बालक, वस्तु का नाम जानना चाहता है। बालक वस्तु के कारण को जानना नहीं चाहता। यहाँ तो बस आपको नाम से जानना है। बालक का क्या जानना चाहता है? नाम। लेकिन बालक कभी भी इस अवस्था के अंदर क्या नहीं जानना चाहता? कारण। क्या नहीं जानना चाहता है? कारण। तो मैं आपको एक संग याद करा देता हूँ। देखिए, तर्क और चिंतन। किसको? तर्क और चिंतन। तर्क चिंतन जो है आपके, वो तर्क जो चिंतन है वो देखिए, पहली अवस्था कौन सी? 2 से 7। 2 से 7 के अंदर ये होते हैं सिर्फ प्रारंभ। कैसे होते हैं? जबकि 7 से 12 के अंदर ये होते हैं विकसित। कैसे हो जाते हैं? और 12 से ऊपर, 12 से ये पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? विकसित। क्या हो जाते हैं? अब सुनिए, 2 से 7 वर्ष के अंदर बालक जो तर्क चिंतन करता है उसको बोलते हैं अतार्किक चिंतन। कैसा बोलते हैं? अतार्किक। विकसित होने के अंदर 7 से 12 के अंदर चिंतन का नाम हो जाता है तार्किक चिंतन। क्या हो जाता है? यानी अब बालक क्या करने लग जाता है? आपसे तर्क भी करने लगेगा, आपसे उल्टे क्वेश्चन भी पूछना स्टार्ट कर देगा। पूर्ण चिंतन। पूर्ण विकसित के अंदर आप बोलते हैं अमूर्त चिंतन। कैसा चिंतन होने लग जाता है बालक का? और अमूर्त चिंतन को यहाँ बोल सकते हो काल्पनिक चिंतन। कैसा चिंतन? और इस अवस्था के अंदर आपने देखा होगा गणित। गणित के अंदर वैसे प्रश्न आने स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से? जिनमें आपको वस्तुएं क्या माननी पड़ती हैं? माना वाले प्रश्न आने। तो इस तरह की अवस्था के अंदर बालक क्या करना लग जाता है? कल्पना में मानना स्टार्ट कर देता है। कौन सी एज के अंदर? 12+ के अंदर। और 12+ के अंदर का मतलब हो गया कम से कम 6ठी से 7वीं क्लास, 7वीं से ऊपर की क्लास। और 7वीं से ऊपर की क्लास के अंदर ये वाले प्रश्न गणित के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोबारा से समझे, तर्क चिंतन। तर्क चिंतन का मतलब बालक की अब सोचने समझने की स्टार्टिंग हो गई है। कब से? 2 से 7 वर्ष के। और बालक इस समय से वस्तु के बारे में जानना चाहता है। क्या करना चाहता है? कि ये वस्तु क्या है। तो ये तो चिंतन है अतार्किक चिंतन। लेकिन 7 से 12 के अंदर बालक क्या जानना चाहता है? उस वस्तु का कारण। क्या जानना चाहता है? इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था कि सबसे पहले बालक ये चंद्रमा को देखकर पूछता है कि ये क्या है। कब पूछता है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। और इस समय बालक को आंसर दे दिया जाता है कि ये तो चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। और इसको बोल दिया जाता है ये तेरा क्या लगता है? मामा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेकिन इस अवस्था तक बालक आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि ये क्या है। तो आपने बोल दिया ये आपका चंदा मामा। लेकिन जब बालक 7 से 12 अवस्था के अंदर आ जाता है तो बालक आपसे कारण भी पूछने लग जाता। और फिर बालक आपसे पूछता है कि मेरा चंदा मामा क्यों है? चंदा मामा क्यों है? इसके अलावा फिर आपका अमूर्त चिंतन आ जाता है। अमूर्त चिंतन अच्छा, इसी को तार्किक चिंतन को बोल सकते हैं आप ठोस वस्तुओं पर चिंतन। कौन सी वस्तु पर? ठोस वस्तु। ठोस वस्तुओं का मतलब जो वस्तु आपके सामने दिखाई देती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, जो आपके सामने वास्तविक रूप में दिखाई देती है, उनको क्या बोलते हैं? ठोस वस्तु। जबकि काल्पनिक वस्तु का मतलब जो वस्तु आपके सामने नहीं है, आपको किसमें फील करनी है? आपके माइंड के अंदर। आपको अपने माइंड के अंदर, कल्पनाओं के अंदर उस वस्तु को समझना। तो वो अवस्था कौन सी है आपकी? 12+। कौन सी है? जिसको अपन ने नाम दिया था कौन सा? अमूर्त और सिंचन, अमूर्त संचालन अवस्था। इसके बाद ये अवस्था आपकी कंप्लीट होती है। तो इस अवस्था के अंदर अगर आप देखें तो कुल मिला के 4 से 5 बातें आ जाती हैं। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था के अंदर पहली, बालक के अंदर सूचकता विकसित होने लग जाती है, स्कीमा का निर्माण होने लग जाता है। दूसरी,
बालक क्या करने लग जाता है कि सजीव चिंतन करने लगता है। तीसरी, बालक के अंदर अहम केंद्रण आ जाता है। अहम केंद्रण यानी खुद के अनुसार सोचना या स्वयं के अनुसार। चौथा, इसके अंदर बालक कैसा स्टार्ट कर देता है, तर्क चिंतन प्रारंभ कर देता है, तर्क चिंतन प्रारंभ कर देता। पांचवा, इसके अंदर जो चिंतन होता है वो अतार्किक होता है। कैसा होता है, अतार्किक। तो ये 5 वर्ड आपको किस अवस्था की ओर संकेत करेंगे, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। दोबारा समझें, सूचकता का मतलब बालक के अंदर कोई ना कोई वस्तु के बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट होने लग जाती। बालक किसी से ही आप किसी वस्तु के बारे में सोच बोलोगे, आप बालक के अंदर क्या होगा, माइंड के अंदर, एक दिमाग में अंदर कोई ना कोई सूचकता बनने। सजीव चिंतन, बालक क्या समझता है, कोई भी निर्जीव वस्तु जो गति कर रही है उसको क्या समझने लग जाता है, सजीव। अहम केंद्रण के अंदर बालक क्या करता है, किसी भी वस्तु को एक्चुअलिटी में क्या है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं होता, वास्तविकता से कोई मतलब, वास्तविकता से मतलब कि वास्तव में वो वस्तु कितनी अच्छी है कितनी बुरी है उससे कोई मतलब, वो तो अपने अकॉर्डिंग क्या समझ लेता है उसे अच्छी, और कोई वस्तु उसको अच्छी होने के बावजूद भी क्या समझ लेता है उसको बुरी समझ सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सांप है, सांप को बालक खिलौना समझ के खेल लेता है, पकड़ लेता है, आग है, आग को पकड़ने के लिए भागता है। तो इस तरह की जो वस्तु होती है वो क्या समझता है बालक, अपने अकॉर्डिंग समझता है। तर्क चिंतन प्रारंभ कर देता है और अतार्किक चिंतन स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा अगली अवस्था के ऊपर हम बात करें तो अब अगली अवस्था पर पढ़ेंगे ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये आपकी है 7 से 12 वर्ष। 7 से, याद रखिए ये अवस्था वो अवस्था थी कि 7 से 12 अवस्था के अंदर अपन पढ़ते हैं बाल्यावस्था क्या होती है। तो जो जो चिंतन बालक बाल्यावस्था के अंदर करता है वही वही सारी बातें किसके अंदर रहेंगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के। जबकि ये अवस्था आप देखोगे 2 से 7 किसको ज्यादा रिप्रेजेंट करती है, शैशवावस्था को। किसको, तो जो जो काम ज्यादातर बालक शैशवावस्था के अंदर करता है वो कौन सी है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो अपन को यहाँ पे पढ़ना है बाल्यावस्था, कौन सी पढ़नी है, तो बाल्यावस्था की उम्र जो है वही उम्र किसकी है, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था। अच्छा एक चीज और, इस अवस्था के अंदर बालक कैसा होता है, अंतर्मुखी। कैसा होता है, अंतर्मुखी का मतलब क्या है, अंतर्मुखी का मतलब है एक तरह से आप समझ सकते हो अकेलापन। क्या है, एक ही शब्द में अगर आप समझे तो अकेला, यानी बालक क्या रहता है, अपने अकेला ही रहता है और किसके साथ खेलने में इंटरेस्टेड रहता है, खिलौनों के साथ। किसके साथ, उसे कोई और दूसरे आदमी से पसंद नहीं। जब आदमी अकेलापन महसूस करे, अकेलापन को ही क्या बोलते हैं, अंतर। एक ही वर्ड में अगर आप समझा चाहें तो अंतर्मुखी को क्या बोल सकते हो, अकेला। जब बालक कोई भी काम करे लेकिन कैसा रहे, अकेला, चिंतन कर रहा है अकेले में कर रहा है, ठीक है, खेल रहा है खिलौनों से खेल रहा है, मोबाइल गेम खेल रहा है, किसी भी तरह का खेल रहा है, तो वो कैसा गेम है, अंतर्मुखी। कम बोल रहा है मतलब खुद ही खुद में अकेले में रह रहा है, तो भी क्या है, अंतर। समाज से कोई लेना देना नहीं है, अकेला रह रहा है, तो भी क्या है, अंतर। लेकिन बाल्यावस्था के अंदर बालक कैसा हो जाता है, बहिर्मुखी। कैसा हो जाता है, बहिर्मुखी का क्या मतलब है कि बस बालक क्या निकलने लग जाता है, बाहर निकलने लग जाता है, अपने आप से बाहर दुनिया में प्रवेश करने लग जाता। जबकि अंतर्मुखी का मतलब अंदर ही अंदर, खुद के अंदर ही अंदर लगा रहता है, ठीक है। जबकि बाहरीमुखी के अंदर मतलब बालक क्या निकल के आता है, बाहर निकल के, और बाहर निकल के आता है तो वो क्या करता है, खेल खेलता है। क्या खेलता है, खेल खेलने लग जाता। याद रखिए शैशवावस्था को बोला गया खिलौनों की अवस्था। किसकी अवस्था, खिलौनों। जबकि बाल्यावस्था को बोला गया खेल की अवस्था। किसकी अवस्था, यानी बालक शैशवावस्था के अंदर तो खिलौने पसंद है, ठीक है, लेकिन बाल्यावस्था के अंदर बालक को खेल की अवस्था, बालक छोटे छोटे गेम दोस्तों के साथ टोली बनाकर खेलना स्टार्ट कर दे। बहिर्मुखी का मतलब यही है कि आप एक तो खेल में काम दें, आप सामाजिक जुड़ जाता है, बालक क्या करने लग जाता है, मित्र बनाने लग जाता है। क्या बनाने लगता है, और मित्र बनाने का मतलब अकेलापन नहीं रहा, अब उसके क्या हो गए, दोस्त हो गए। इसका मतलब कौन सा गुण आ गया, बहिर्मुखी। मित्र बनाने लग गया, समाज के अंदर चल खेलने कूदने लग गया, समाज के लोगों के द्वारा प्रशंसा पाने लग गया, उत्साह रहता है ऐसे बालक के अंदर। अकेला कभी भी महसूस, अकेला आदमी हमेशा डिप्रेशन में रहता है, तनाव में रहता है,
क्रोध रखता है। तो इस तरह की गुण अपन अच्छे से समझ ले, बहिर्मुखी क्या है और अंतर्मुखी। तो एक ही अंतर समझे। तो अंतर्मुखी का मतलब अकेलापन क्या है, जब आदमी टेंशन में है तो अकेला है, क्रोध है तो अकेला है, ठीक है, खिलौनों से खेल रहा है तो भी अकेला ही खेलता है। बालक कभी भी अपने खिलौने को शेयर नहीं करता है, इसका मतलब वो अकेला रहना पसंद। जबकि बहिर्मुखी के अंदर बालक बाहर निकल के खेलता है, घर से बाहर निकलता है, विद्यालय में जाता है। कहाँ जाने लगता है? विद्यालय। और विद्यालय एक समाज का ही रूप है, यानी कि बालक कैसा होने लग जाता है? सामाजिक। कैसा होने लग जाता है? उसके फ्रेंड्स बनने लग जाते हैं, उत्साह होने लग जाता है, हर चीज में खेलने में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, खेलने की कोशिश करता है। ये सब चीजें किसके अंदर आती है? बहिर्मुखी। ठीक है, अब देखिए, तो ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था के अंदर मैंने बताया कि इसको आप किस तरह से याद कर सकते हो? बाल्यावस्था के अकॉर्डिंग। तो बाल्यावस्था के अंदर बालक क्या क्या काम करने लग जाता? तो सबसे पहले वो चिंतन तो करता है, चिंतन थोड़ा सा उसका कैसे होने लग जाता है? व्यवस्थित। कैसा होने लग जाता है वो? पहले तो कोई लॉजिक नहीं लगाता था, इस अवस्था के अंदर बालक लॉजिक नहीं लगाता था, लेकिन इस अवस्था के अंदर लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। हर चीज को बारीकी से और सोचने की स्टाइल समझने लग जाता है। यानी हर चीज को कैसे स्टार्ट करता है, कैसे सोचना स्टार्ट करता है? शुरू से, क्रम अकॉर्डिंग। कैसे अकॉर्डिंग? क्रम के अनुसार स्टार्ट करता। दूसरी चीज, बालक के अंदर इस समय आ जाते हैं पलटावी गुण। कौन से गुण आ जाते हैं? पलटावी, और इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं? यानी बालक उल्टी दिशा में भी सोचना स्टार्ट कर देता है। कैसे? देखिए, जैसे पहला एग्जांपल, मैं एक ही एग्जांपल से आपको समझा देता हूं अच्छे से, कि आपके पास ये लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन, यानी इस समय बालक इसको क्या पढ़ रहा है? 5 2 से बड़ा, केवल इतना ही पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या समझ रहा है बालक? कि 5 2 से बड़ा। कौन सी अवस्था के अंदर समझता है ये? मतलब सिर्फ और सिर्फ शैशव अवस्था के अंदर। किसके अंदर तो समझता है? शैशव, या इसी को मैंने आपको बोला था प्राक संक्रियात्मक। इस अवस्था के अंदर तो बालक इसको ऐसे पढ़ता है, लेकिन अब इसके अंदर से कौन सी अवस्था आने लग जाती है? ठोस या मूर्त संक्रियात्मक। और इस अवस्था के अंदर क्या करने लग जाता है बालक? इसको ऐसे भी पढ़ने कि 2 छोटा है 2 5 से। किससे? तो अब क्या समझे कि बालक ने उल्टा पकड़ना भी शुरू कर दिया है। पहले बालक सिर्फ एक ही अर्थ समझता था, सीधा सीधा अर्थ। कौन सा अर्थ? सीधा, कि 5 बड़ा है किससे? 2 से। लेकिन अब बालक जब कौन सी अवस्था के अंदर आ जाएगा? ठोस या मूर्त संक्रियात्मक। तो बालक अब इसका उल्टा पकड़ने भी स्टार्ट, कि 5 अगर 2 से बड़ा है, इसका मतलब 2 5 से छोटा। तो पहले तो ये कुछ नहीं सोच पाता था ये बालक, शैशव अवस्था के अंदर बालक सिर्फ इतना ही सोच पाता। लेकिन जैसे ही वो में आता है ठोस या मूर्त अवस्था में आता है, तो बालक इस तरह का लॉजिक भी समझने लग जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं आप, कि बालक का कोई मामा है, तो बालक ये तो समझता है कि ये मेरा क्या है? मामा। ये क्या है? कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था। लेकिन मैं इसका क्या लगा? मेरे मामा का मैं क्या लगता हूं? ये अभी बालक नहीं सोच पाता। किस अवस्था के अंदर आके सोचता है? ठोस या मूर्त संक्रियात्मक, कि मैं इसका क्या लगता हूं? भांजक। क्या लगता हूं? तो बालक पहले जो होता है शैशव अवस्था के अंदर, तो बालक केवल एक ही दिशा में सोचता है, एक ही दिशा में। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बालक विपरीत दिशा में भी सोचना स्टार्ट कर देता। तो पलटावी गुण का मतलब ही क्या है? पलटावी गुण का मतलब यही है कि विपरीत क्रम में सोचना, विपरीत क्रम में सोचना, आपको उल्टे दिशा में सोचना, विपरीत क्रम में सोचना या चिंतन करना। बालक कौन सी अवस्था में स्टार्ट कर देता है सोचना? विपरीत क्रम, उल्टे क्रम में भी स्टार्ट कर देता। इसके बाद तीसरा गुण आपको देखने को मिलेगा कि बालक क्या करने लग जाता है यहां पर? संरक्षण। क्या समझने लग जाता है? संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या है? कि इस समय बालक को मात्रा का ज्ञान होने लग जाता। मात्रा का, कौन सी मात्रा? ये गणित की मात्रा है, मापने वाली मात्रा है ना। जैसे मान लो एक समय आप 1 किलो गेहूं, सॉरी 1 किलो तो आप ले लो आलू, और एक तरफ ले लेते हैं 1 किलो रुई। और ये बालक को मैं दो तरह से दिखा रहा हूं, एक बालक को मैं दिखा रहा हूं शैशव अवस्था के अंदर, और एक को दिखा रहा हूं मैं बाल्यावस्था
सहस्वावस्था मतलब आप समझ गए होंगे कौन सी, प्राक संप्रत्यात्मक संक्रियात्मक जो भी है, और दूसरा है आपका ठोस संक्रिया। तो होता क्या है कि जब 1 किलो आलू और 1 किलो रुई दिखाई जाती है किसको, सहस्वावस्था, तो बालक किसको ज्यादा समझने लगता है कि रुई ज्यादा है, रुई ज्यादा है, क्योंकि रुई बहुत सारे आयतन में देखती है, जबकि 1 किलो आलू का आपको कितने देखेंगे, एक छोटे से पैकेट में, जबकि रुई उसको बहुत बड़ी दिखाई, तो बालक क्या समझता है कि रुई तो क्या है, ज्यादा है। किस अवस्था के अंदर, सहस्वावस्था। लेकिन बाल्यावस्था के अंदर वो बालक क्या समझने लगता था, मात्रा को, किसको समझने लगता है कि मात्रा तो दोनों की क्या है, बराबर है, दोनों ही 1 किलो ही आलू इधर है और 1 किलो रुई, अर्थात कोई भी ज्यादा नहीं है, दोनों ही कैसे हैं, बराबर। तो अब इसको क्या होने लग गया, मात्रा का ज्ञान, कि 1 किलो ये और 1 किलो ही, इस वाला कोई ज्यादा नहीं है, दोनों ही क्या है, बराबर। कौन सी अवस्था के अंदर, बाल्यावस्था के। जबकि सहस्वावस्था के अंदर क्या करता है बालक, दोनों को अलग अलग समझता है, रुई को क्या मानता है, ज्यादा। इसका एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पतला सा गिलास है और इस पतले से गिलास में आपने पूरा पानी भर रखा है, और आपने बड़े से कटोरे के अंदर, किसके अंदर, इस पानी को डाल दिया, इसी पानी को, और वो आपका पानी से इतना सा बनेगा, बड़ा कटोरा है इसलिए पानी कम ही दिखाई। तो अब अगर आप बालक से सहस्वावस्था के अंदर पूछें तो बालक का जवाब होगा कि पानी किसके अंदर ज्यादा है, गिलास के अंदर। जबकि आप बाल्यावस्था के अंदर आके पूछेंगे बालक से तो बालक बोलेगा कि गिलास में, दोनों में जगह क्या है, पानी, तो क्योंकि जितना पानी ये था वही पानी किसमें डाला है, अर्थात यहाँ भी जो पानी है वही पानी यहाँ है, कोई भी ज्यादा नहीं है, दोनों ही कैसे हैं, बराबर। जबकि सहस्वावस्था के अंदर बालक क्या समझता है, मात्रा को नहीं जानता है कि यही मात्रा वो है जो ही मात्रा यहाँ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बालक क्या समझता है कि पूरा पानी भरा हुआ है, यानी इसमें तो ज्यादा पानी और इसमें पानी कम, तो इसको बोलते हैं संरक्षण गुण। कौन सा गुण, संरक्षण गुण। इसके बाद आपको एक मिलेगा कौन सा, क्रमबद्धता। क्या, अब बालक क्या समझने लग गया है, क्रम समझने लग, कि बालक अब क्या समझने लग गया, क्रम समझने लग गया है, कौन सी वस्तु को कब जमाना है, कौन सी वस्तु को कब जमाना। आप उसके सामने 10-12 आंकड़े दे दो, 20, 25, 23, 15, 18, तो वो बालक इनको क्रम के अकॉर्डिंग जमाना स्टार्ट। आप उससे बोलो कि आपको इसमें या तो आरोही क्रम में जमाओ, किसमें जमाओ, या फिर किसमें जमाओ, अवरोही, तो बालक इस समय क्या होने लग गया है, क्रम में जमाना सीख, कौन सी अवस्था के अंदर सीखता है, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के, कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी 15, फिर 18, फिर 23, 20, फिर 23 और 25। इसका मतलब बालक क्या करने लग गया, क्रम का महत्व सीख गया है। कौन सी अवस्था के अंदर आगे सीखता है, मूर्त या संक्रियात्मक अवस्था के, कि छोटे से बड़े क्रम और बड़े से छोटा क्रम। इसके अलावा 5वां, वर्गीकरण। क्या, बालक इस समय आके क्या करने लग जाता है, क्लासिफिकेशन। जैसे आप उसके सामने बहुत सारे खिलौने दे दो, जिसके अंदर कुछ तो क्रिकेट के सामान के दे दो, गेंद बल्ला क्रिकेट वगैरह के, कुछ इसके अंदर जानवरों के खिलौने दे दो, तो बालक क्या करने लगेगा, इन सबको अलग अलग करने लग जाएगा। ठीक है, क्रिकेट के इनको एक संग जमा देगा, जानवरों वालों को, तो इस तरह से बालक क्या करने लग जाता है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्या करने लग जाता है, वर्गीकरण। ठीक है, तो आपको ये समझना है, वर्गीकरण भी इसी में स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा 6वां, बालक संबंध समझने लग जाता, क्या लगने लग जाता है, संबंधों को भी समझने। इस समय बालक आके क्या करने लग जाता है, जैसे कि मम्मी की मम्मी, अब इनका रिलेशन आप बालक समझने, कि मम्मी की मम्मी को क्या बोला जाता है, नानी, क्या बोला जाएगा, कि मम्मी का भैया मामा। तो इस तरह के जो संबंध है वो बालक सीखने लग जाता है, कौन सी अवस्था के अंदर आकर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आकर। तो अब आप दोबारा से देखें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बालक क्या क्या सीख जाता है, उसका चिंतन थोड़ा सा लॉजिकल होने लग जाता है, अकॉर्डिंग क्रम के अकॉर्डिंग बनने लग जाता है, हर बार चीज को बारीकी से शुरू से स्टार्ट करना सीख जाता है। फिर इसके बाद पलटा भी बनाने लग जाता है, यानी बालक उल्टे क्रम में भी सोचना स्टार्ट, कि ये मेरे, ये ज्यादा है,
जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे एक के पास 100 रुपए है, बी के पास, तो अभी तो बालक कहेगा कि ए के पास पैसे ज्यादा है, लेकिन इस अवस्था के अंदर आके बालक ये भी सीख जाता है कि बी के पास पैसे कम है, उल्टा भी सीख जाता है। यहाँ तो कहेगा ए ग्रेटर देन बी, फिर आपको ये भी कहने को मिल जाएगा बी इज लेस देन ए, कि बी के पास कम पैसे हैं किससे, ए से। किस अवस्था के अंदर? संरक्षण का मतलब क्या है? मात्रा का ज्ञान। पहले बालक को मात्रा का कोई अंदाजा नहीं होता था, वह तो ज्यादा आयतन वाली वस्तु को देख के क्या समझता था? ज्यादा। लेकिन इस अवस्था के अंदर आके बालक समझने लग जाता है कि बालक का वॉल्यूम तो वजन तो बराबर है, मात्रा का ज्ञान। क्रमबद्धता का मतलब बालक इस समय 2 क्रमों को सीख जाता है, क्रमों के अकॉर्डिंग सीख जाता कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। आपने देखा होगा कि आरोही और अवरोही क्रम कौन सी क्लास के अंदर आता है? चौथी से 5वीं क्लास के अंदर। कौन सी क्लास के अंदर? चौथी या 5वीं क्लास। चौथी 5वीं क्लास का मतलब बालक की एज हो गई कम से कम 9 से 10 साल। कितनी हो गई? 9 से 10 साल। कौन सी एज के अंदर? मूर्त संक्रियात्मक। वर्गीकरण का मतलब बालक क्या समझने लगता है? वस्तु में विभेद करने लग जाता कि ये वस्तु क्यों अलग है और ये वस्तु क्यों अलग, दोनों को अलग अलग अंतर पे जमाना स्टार्ट। जैसे इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, सम संख्या छाटी है, सम संख्या छाटी, तो बालक क्या करने लग जाता है? विभेद करने लग जाता है। जैसे इसके अंदर मैं कुछ संख्या दे देता हूं, तो बालक क्या करेगा? इसमें से सम को अलग छाड़ देगा और विषम को, तो इसको कहते हैं विभेद करना या वर्गीकरण, और संबंध भी बालक सीख जाता है। तो ये अवस्था कौन सी हो गई आपकी? ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके अलावा अगली अवस्था अपन की कौन सी है? तो अगली अपन की अवस्था है चौथी, और इसको बोलते हैं अपन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 12 से ऊपर। और ये अवस्था लगभग लगभग डिनोट करती है आपकी किशोरावस्था को। किसको? किशोरावस्था का मतलब क्या है? अच्छा, किशोरावस्था में बालक कैसा होता है? अंतर्मुखी की बहिर्मुखी? तो इसमें होता है बालक अंतर्मुखी। कैसा होता है कि अब बालक को क्या हो जाने लगती है? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। क्या होने लगता है किशोरावस्था के अंदर? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। तो बालक क्या करता है कि अब अपने आप में अकेला रहने, वो अपने सारे दोस्तों को छोड़ देता और क्या रहता? अपने आप में ही घुटना मिलता, अपने आप को ही क्या करता है? देवा स्वप्न। आपने एक नाम सुना होगा, देवा स्वप्न। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डे ड्रीम। डे ड्रीम। दिन में क्या देखने लगता है? सपने। क्या देखने लगता है? तो खुद ही खुद रहता है, इसमें अकेला होने लग जाता, सबसे दूर होने लग जाता, जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उन सबसे दूर, अकेले में जीवन यापन करने लग जाता, अकेला रहता है, गुस्से में रहता है, कुछ भी पूछो कुछ भी हमेशा टेंशन में दिखाई देगा। तो वो कौन सी अवस्था है आपकी? किशोरावस्था यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था के अंदर क्या क्या होगा? तो बालक जो चिंतन करेगा वो अमूर्त वस्तुओं पर करेगा। किस पर करेगा? अमूर्त वस्तुओं का मतलब जो वस्तु संसार में नहीं है, संसार में नहीं है, अर्थात जो आपके सामने नहीं है, प्रत्यक्ष, जो मूर्त नहीं है, जो आपके सामने लाइव, जो आपके सामने रियलिटी में नहीं, वो सारी वस्तुओं के ऊपर चिंतन करना स्टार्ट। अमूर्त वस्तु का मतलब काल्पनिक वस्तुओं के ऊपर। किसके ऊपर? तो बालक का चयन कैसे हो जाता है? चिंतन कैसे हो जाता है? अमूर्त वस्तु पर। किस पर? काल्पनिक वस्तु पर, यानी बालक कल्पना करने लग जाता है, जो वस्तु संसार में नहीं है उनके बारे में सोचता है, जो वस्तु प्रत्यक्ष है, जो आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं है उनके ऊपर चयन करने लगता है, जो मूर्त रूप से यानी लाइव आपके सामने नहीं है, जो वस्तु लाइव, जो रियलिटी में नहीं है, उन सब के ऊपर सोचना स्टार्ट कर देता है। तो इसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर बालक निगमनात्मक सीखता है। कैसा सीखता है? निगमनात्मक चिंतन। कैसा चिंतन करने लग जाता है? निगमनात्मक चिंतन का मतलब क्या है? इससे पहले जो होता है बालक देखिए, ये दो अवस्था कौन कौन सी? शैशवावस्था और बाल्यावस्था। अच्छा से समझे, एक है शैशवावस्था, एक है बाल्यावस्था और एक है आपकी किशोरा।
इनके अंदर क्या होने वाला वो समझे। शैशवावस्था और बाल्यावस्था के अंदर बालक सीखता आगमनात्मक विधि से। कौन सी विधि से? आगमन। जबकि इसके अंदर कौन सी विधि से सीखना स्टार्ट कर देता है? निगमनात्मक। इनका अंतर क्या है? आगमनात्मक के अंदर आपने देखे होंगे बालक को पहले उदाहरण दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं? और फिर उदाहरण दे देकर क्या बनाया जाता है? एक नियम। क्या निकाला जाता है? उदाहरण से। जबकि निगमनात्मक के अंदर उल्टा है। निगमनात्मक के अंदर पहले बच्चे को क्या दे दिया जाता है? नियम। और फिर क्या दिया जाते हैं? उदाहरण। क्या दिए जाते हैं? उदाहरण। ठीक है, अच्छे से समझे। आप लोगों ने बच्चों, छोटे बच्चों की किताबें देखी होंगी, उसके अंदर क्या होता है? पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बहुत सारे चित्र देखते हैं, और फिर जाके एक छोटा सा नियम आ जाता है। ये लो क्या जाता है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये चतुर्वर्ग है। क्या है? एक वर्ग की आप 4 भुजा दिखा देते हैं। कितनी भुजा दिखा दिया जाता है? दूसरा, इसमें भुजा की माप कितनी रख दी गई? तीसरे के अंदर ऐसे करके बहुत सारे चित्र बालक के सामने दिखाए, और बालक से कहा गया कि वर्ग का परिमाप। क्या पूछा गया? वर्ग का परिमाप। तो इसके अंदर क्या होता है? बालक परिमाप के अंदर जोड़ना सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है? कि 1 और 1 2 और 3 और 1 4। फिर अगला परिमाप देखो तो 8। तीसरा देखोगे तो फिर बालक को एक फॉर्मूला लिखा दिया जाता है। क्या लिखा दिया जाता है? कि जो भी भुजा है 1, उसको किससे गुना कर दो? 4 से। क्या कर दो? तो देखो 1 इंटू 4 4 आ गया, 2 इंटू 4 करोगे तो 8 आ गया, 3 इंटू 4 करोगे तो, और इस तरह से एक नियम दे दिया जाता है फिर कि वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा। तो ये कौन सी विधि है? आगमनात्मक। इस विधि के अंदर पहले बालक को क्या दिखाए जाते हैं? उदाहरण, और फिर जाके एक नियम निकाला। जबकि निगमनात्मक विधि के अंदर क्या होगा? आप जैसी बड़ी क्लासों में आते हैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लिखा दिए जाते हैं, क्योंकि अब आपको ऐसा माना जाता है कि अब आपके अंदर याद करने की क्षमता विकसित हो गई है। आपके अंदर चिंतन क्या हो गया? पूरी तरह से विकसित हो गया। आप फॉर्मूलों को आसानी से याद कर सकते हैं, और फिर जाके आपको एग्जाम्पल कराए जाते हैं कि 20 भुजा वाले का वर्ग का परिमाप निकालिए, 50 भुजा वाले वर्ग का परिमाप। क्यों? क्योंकि अब आपका चिंतन कैसा हो गया है? निगमनात्मक चिंतन। अब आपको सीधा फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, जबकि यहाँ बालक के ऊपर याद करने का इतना विकास नहीं होता है। ठीक है, चिंतन इतना विकसित नहीं हो पाता है। तो ये हो गया आपका निगमनात्मक चिंतन। यानी इस समय बालक को सीधे आप नियम याद करा सकते हैं, आप सीधे इसको फॉर्मूले लिखा सकते हैं। बालक इसको क्या कर सकता है? याद कर सकता है। तीसरे के अंदर इस समय जो आपका चिंतन होता है वो विकसित हो जाता है। कैसा हो जाता है? तर्क और चिंतन पूरी तरह से क्या हो जाता है? पूर्ण विकसित। कैसा विकसित? पूर्ण। चौथा, इस समय बालक अपना श्रम का निर्णय खुद लेने में सक्षम हो जाता, स्वयं निर्णय लेने लग जाता। अब ऐसा माना जाता है कि अब इसका पूरी तरह से मानसिक विकास हो गया और अब बालक खुद अपने निर्णय ले सकता है। ठीक है। पांचवा, इसके अंदर विकेंद्रण आ जाता है। क्या आ जाता है? अब यानी अब जो वस्तु है, अब उस वस्तु को वो अच्छे से समझने, इस संसार की जितनी भी चीजें उन सबको अच्छे से समझने लगे। पहले क्या होता था? शैशवावस्था के अंदर बालक क्या समझता था? अपने अकॉर्डिंग समझता, लेकिन अब ये वस्तु की वास्तविकता को समझने लग गया है। किसको? वास्तविकता या वस्तु निष्ठता। जैसी वस्तु है उसको उसी के अकॉर्डिंग समझने लग गए। जबकि शैशवावस्था के अंदर बालक कैसा होता था? आत्मनिष्ठ। कैसा होता था? अच्छा, दो वर्ड है, आत्मनिष्ठ और वस्तु। आत्मनिष्ठ का मतलब है अपने अनुसार समझना। किसके अनुसार? और वस्तुनिष्ठ का मतलब है वस्तु के अकॉर्डिंग समझना। जैसी वस्तु है उसका वैसा ही रूप समझना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आग। क्या दिया था? कि आग को बालक अपने अकॉर्डिंग समझता है, जब तो समझ रहा है खिलौना, लेकिन आग को उसी वस्तु के अनुसार, आग के अनुसार समझे तो क्या है? ये खतरनाक वस्तु है। कैसी वस्तु है? खतरनाक। तो बालक शुरुआत में तो कैसे समझता है? अपने अकॉर्डिंग। किस अवस्था के अंदर? शैशवावस्था के अंदर। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर यानी किशोर अवस्था के अंदर आकर बालक क्या करने लग जाता है? उस वस्तु को एक्चुअल रूप में समझने लग जाता है कि जैसी वो वस्तु है वास्तविक रूप में समझने कि ये वास्तव में कैसी वस्तु है, नुकसानकारी है या फायदेमंद। छठवां, इस अवस्था के अंदर बालक की जो मानसिक शक्तियां होती है वो पूरी तरह से विकसित हो जाती। मानसिक शक्तियां क्या होने लग जाती हैं? उच्च हो जाती है। क्या हो जाती है? जितना भी सोचना है, चिंतन है, मनन है, ठीक है, कल्पना करना है, तर्क शक्ति है, जो भी है वो सारी क्या हो जाती है? बिल्कुल उच्च हो जाती है।
पूरी तरह से विकसित हो जाती है। और सातवां आपका एक और पॉइंट इसके अंदर आता है कि इस अवस्था के अंदर बालक क्या करने लग जाता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। यानी इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर कैसा दृष्टिकोण आ जाता है, आलोचनात्मक। बालक क्या करने लगता है, किसी भी वस्तु के बारे में अच्छा और बुरा दोनों ही तरह की बातें सोच सकता है। इस अवस्था के अंदर बालक कोई भी वस्तु के बारे में दोनों तरह का चिंतन करने, अच्छा भी और कि कोई वस्तु है तो इसके क्या तो फायदे और क्या नुकसान, दोनों तरह का दृष्टिकोण किसके अंदर आ जाता है, आलोचनात्मक। कोई भी घटना घटी, कोई भी घटना, तो इससे क्या तो फायदा होगा और क्या ही नुकसान होगा, ये दोनों बातें किसके अंदर समझने लग जाता है बालक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। इतना पढ़ने के बाद अब आपकी तरह के प्रश्न आते हैं, और प्रश्न आने के बाद आपको ये सब जो पॉइंट है ये आपको नोट होने चाहिए। आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाए, बालक किसी वस्तु को अपने अकॉर्डिंग समझता है किस अवस्था के अंदर, तो वो आपका हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। किसी बालक अपनी वस्तु को वस्तुनिष्ठ रूप में समझता है, तो वस्तुनिष्ठ रूप में किसमें, अमूर्त संक्रिया। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं जीन पे आजे के। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप प्रश्न हल करें और इस तरह से आपके सारे प्रश्नों के अंदर एक अच्छी समझ बनी होगी। नमस्कार।